नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है और अभी हम खास करके आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अब पिनाका मार्क 4 का एक नेवल वेरिएंट को डेवलप करने की बात सामने आई है। ये वेरिएंट 300 किलोमीटर की रेंज तक स्ट्राइक करने में सक्षम होने वाला है और ये एक गाइडेड रॉकेट होने वाला है, जिसको स्पेशली सी बेस्ड टारगेट को हिट करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। एआरडी के डायरेक्टर ए राजू की तरफ से बात कंफर्म किया गया कि नेवी इसको लैंड बेस्ड कोस्टल बैटरीज के थ्रू डिप्लॉय करने की प्लानिंग कर रही है, ताकि स्मॉल और मीडियम साइज की वेसल जैसे कि फ्रिगेट हो जाए, कॉर्वेट हो जाए या फर्स्ट अटैक क्राफ्ट्स हो जाए, इनको एंगेज किया जा सकेगा। टेक्निकल डिटेल के बारे में बात करें तो पिनाका मार्क 4, जो कि पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का एक एडवांस वर्जन होने वाला है, इसका कैलिबर 300 mm रखा गया और ये 250 kg की वॉरेट को कैरी करने वाला है और इसकी गाइडेंस सिस्टम इतना एडवांस होने वाला है कि इसका सर्कुलर एयर प्रोबल यानी कि एक्यूरेसी 10 मीटर से भी कम होने वाली है। अभी इसके डिजाइन को प्रलय मिसाइल की टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होकर बनाया जा रहा है, जिसे क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, मिड कोर्स मैन्यूवरेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर फीचर जिसे सिस्टम इसमें इंटीग्रेट किया जाने वाला है। अगर कोस्टल डिफेंस में ये सिस्टम डिप्लॉय होता है तो नेवी के पास ब्रह्मोस मिसाइल का कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन मौजूद होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मोस कॉस्टली होता है और इसको लिमिटेड नंबर में बनाया जा सकता है, जिस वजह से एक बार इनको इस्तेमाल करने के बाद तुरंत इनकी स्टॉक को फिल करना संभव नहीं हो सकता है, जबकि पिनाका मार्क 4 को मास में प्रोड्यूस किया जा सकता है और इसको एक सैचुरेशन स्ट्राइक ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें एक लॉन्चर से 12 रॉकेट को सिर्फ 44 सेकंड के अंदर ही फायर किया जा सकता है और इस तरीके की सिस्टम की मदद से पाकिस्तान नेवी की अजमत क्लास की फास्ट अटैक क्राफ्ट या MRTP 33 जैसे वेसल को इजीली न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। लेकिन खास करके भारत के लिए एक डिफेंसिव वेपन होने वाला है, पर आगे चल के अगर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए ये एक पावरफुल ऑप्शन होने वाला है, जिससे चाइनीज नेवी के अगेंस्ट में वो एक स्ट्रॉन्ग कोस्टल डिफेंस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अपडेट रशिया की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया की तरफ से भी भारत को अपना टुपोलेव Tu-160M व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को एक बार फिर से ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट सुपरसोनिक बॉम्बर है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन या तो रशिया में या फिर एरो इंडिया या फिर तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान भारत को दिखाया जाने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक रशिया की तरफ से Tu-160M को आउटलेट परचेज या फिर लीज के तौर पर भारत को ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें भारत चाहे तो इनको डायरेक्टली खरीद सकता है या फिर को लीज पर भी ले सकता है। भारत चाहे तो नई प्रोडक्शन लाइन से नए एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली खरीद सकता है, फिर रिफर्बिश्ड यूनिट जो कि अपडेटेड एवियोनिक्स के साथ आने वाले उनको भी सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन बॉम्बर्स की एक सबसे बड़ी दिक्कत है और वो इनका कॉस्ट होने वाला है, क्योंकि एक बॉम्बर की कीमत $163 मिलियन से लेकर $300 मिलियन के आसपास होने वाली है। अगर इंडियन एयरफोर्स इन बॉम्बर को अपने सर्विस में शामिल करता है तो ये हमारी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक नया डायमेंशन देने वाले हैं। चाइना के पास फिलहाल 50 से ज्यादा H-6 बॉम्बर मौजूद है और वो स्टेल्थ H-20 बॉम्बर को भी अभी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन भारत के पास अभी कोई भी हेवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मौजूद नहीं है। Su-30 MK और रफाल जैसे एयरक्राफ्ट अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनकी रेंज और पेलोड Tu-160 जैसा नहीं होने वाला है। आजकल के बॉम्बर एयरक्राफ्ट को आमतौर पर मिसाइल कैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनको लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस अटैक मिसाइल से इक्विप किया जाता है, ताकि स्टैंड अप स्ट्राइक को किया जा सके। और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ Tu-160 का कॉम्बिनेशन इंडो पैसिफिक में एक गेम चेंजर होने की उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि एक बार में Su-30 MK सिर्फ एक ही ब्रह्मोस को कैरी कर सकता है, लेकिन Tu-160 में एक बार में मल्टीपल ब्रह्मोस को कैरी किया जा सकता है। लेकिन Tu-160 जैसे बॉम्बर को एक्वायर करने में हमारे लिए काफी चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स का डॉक्ट्रिन अभी तक ज्यादातर मल्टीपल फाइटर के ऊपर ही बेस रहा है। हेवी बॉम्बर को अपने सर्विस में शामिल करने के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉन्ग रनवेज, फोर्टिफाइड हैंगर्स, टैंकर सपोर्ट, क्रू ट्रेनिंग और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट पर फोकस करने की जरूरत पड़ने वाली। और अगर इनको भारत की तरफ से खरीदने का फैसला किया जाता है तो सिर्फ 2 से 4 एयरक्राफ्ट की कॉस्ट भी हमको 500 मिलियन से लेके $1.2 बिलियन के आसपास पड़ने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से, और अभी हम खास करके नेत्र अवैक्स के बारे में बात करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ को ऑफिशियली नेत्रवैक्स को ग्लोबल मार्केट में ऑफर करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, क्योंकि पहली बार भारत अपना एडवांस एयरबोर्न सर्वेलेंस सिस्टम को दूसरे देश को बेचने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी खुद भी
अपने एवेक्स फ्लीट को एक्सपैंड करने की कोशिश किया जा रहा है, जहां 6 एडिशनल नेत्र मार्क 1 एवेक्स और 6 एडवांस नेत्र मार्क 2 एक्स को खरीदने की प्लानिंग किया जा रहा है। खास बात यह कि नेत्र मार्क 2 वेरिएंट में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार मौजूद होने वाला है, जो कि लॉन्गर रेंज डिटेक्शन और हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकता है, और ये अपग्रेडेड सिस्टम और भी ज्यादा पावरफुल और फ्यूचर रेडी बनने वाला है। नेत्र सिस्टम को DRDO के कैब्स की तरफ से डेवलप किया गया और अभी इसे एयरबस की C290 एयरक्राफ्ट के साथ भी माउंट करने का प्लान किया जा रहा है। DRDO का कहना है कि प्लेटफॉर्म फ्लेक्सिबल होने वाला है, मतलब एक्सपोर्ट के केस में कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी एयरक्राफ्ट के ऊपर नेत्र एवेक्स की सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है, और ये प्रपोजल इस वजह से दिया जा रहा है ताकि इसके एक्सपोर्ट चांस को इंप्रूव किया जा सकेगा। सोर्सेज के हिसाब से पहले से ही कुछ देशों की तरफ से नेत्र एवेक्स में इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, और अभी जब इंडियन एयरफोर्स खुद इसकी एडवांस वर्जन को ऑर्डर कर रही है तो इसकी क्रेडिबिलिटी और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। और ये सिस्टम कंपैरेटिवली देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होने वाला है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज काफी स्ट्रांग होने वाला है, और इसी वजह से अभी डेवलपिंग नेशन के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। पहली बार ब्रह्मोस एरोस्पेस की फॉर्मर CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्र की तरफ से बात कंफर्म किया गया कि ब्रह्मोस A यानी कि ब्रह्मोस की A लॉन्च्ड वेरिएंट, जिसको स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए डिजाइन किया गया था, उसमें अभी कुछ मेजर अपग्रेड किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चेंज जो ब्रह्मोस A में किया जा रहा है वो इस मिसाइल का वेट होने वाला है, जो कि 2900 kg से रिड्यूस करके अभी 2200 kg के आसपास कर दिया गया, और ऐसा करने के लिए इसमें एडवांस कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ट्रेडिशनल मेटल सीट को रिप्लेस करके ब्रह्मोस मिसाइल में इस्तेमाल किया गया है। साथ ही बूस्टर स्टेज को यहाँ पे कंप्लीटली हटा दिया गया है, क्योंकि Su-30 MKI का लॉन्च मोमेंटम ही मिसाइल को एनफ स्पीड को प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें इसका रैमजेट इंजन स्मूथली एक्टिवेट हो सकता है। अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ब्रह्मोस के एग्जिस्टिंग वेरिएंट की रेंज को भी एक्सटेंड करने का प्लान किया जा रहा है। पहले ब्रह्मोस A का रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर तक ही सीमित था, लेकिन फिर DRDO की तरफ से एरोडायनामिक रिफाइनमेंट और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद इसे 450 किलोमीटर एक्सटेंड कर दिया गया था, और अभी इंडियन एयरफोर्स और DRDO इसको 800 किलोमीटर तक एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अचीव करने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम में इंप्रूवमेंट, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल और रैमजेट इंजन का एनहांसमेंट शामिल होने वाला है। अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो इंडियन एयरफोर्स के पास एक ऐसा मिसाइल होने वाला है जो डीप एनिमी टेरिटरी की हाई वैल्यू टारगेट को, जैसे कि कमांड सेंटर, एयरफील्ड और नेवल एसेट को भी इजीली टारगेट कर पाएगा। इंटीग्रेशन के बारे में बात करें तो HAL की तरफ से पहले से Su-30 MKI में स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करके इन मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया गया, और अभी 40 से ज्यादा Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को इसके लिए मॉडिफाई किया जा चुका है। लेकिन अभी किए गए वेट रिडक्शन की वजह से एयरक्राफ्ट पर स्ट्रेस काफी कम होने वाला है, जिससे लॉन्ग रेंज मिशन और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है। कंपोजिट मेटल का इस्तेमाल करने की वजह से अभी मिसाइल की रडार क्रॉस सेक्शन भी थोड़ा कम हो गया है, जिस वजह से अभी ब्रह्मोस मिसाइल को दुश्मन के रडार पर डिटेक्ट करना और भी मुश्किल बनने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 28 जुलाई 2025 को एक बड़ा अप्रूवल दिया गया है, जिसमें नेवल वॉरशिप के ऊपर मैनपैड सिस्टम यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए एक इंडिजिनस स्टेबलाइज लॉन्चर को डेवलप करने का प्लान किया गया है, जिसको अभी मेक 2 कैटेगरी के अंदर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्यूर 2020 के तहत किया जाने वाला है। अभी इंडियन नेवी के पास रशियन ओरिजिन इग्ला 1 और इग्ला S जैसे मैनपैड सिस्टम मौजूद है, जो कि सोल्डर फायर रोल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये सिस्टम लैंड बेस्ड सिचुएशन में तो इफेक्टिव होते हैं, लेकिन सी में यानी कि मरीन एनवायरनमेंट के अंदर इनको ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शिप की रोल, पिच और रॉ की वजह से ऑपरेटर को टारगेट को लॉक करने में दिक्कत होता है। यानी कि पानी के अंदर जब शिप मूव करता है तब इसको लॉक करने में हमें दिक्कत होता है, और इस वजह से एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही कम हो जाता है। इसी वजह से अभी नेवी की तरफ से स्टेबलाइज लॉन्चर सिस्टम को एक्वायर करने के बारे में प्लान किया जा रहा है। ये लॉन्चर एक गायरो स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाला है, जो कि शिप की मूवमेंट को काउंटर करने वाला है, यानी कि कॉम्पेंसेट करने में मदद करने वाला है। मतलब आसान भाषा में कहे तो एक गिम्बल की तरह काम करने वाला है, जिस वजह से शिप की मूवमेंट का मिसाइल की लॉन्चर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, जिससे मिसाइल ऑपरेटर इजीली टारगेट को लॉक कर सकता है। इससे लो फ्लाइंग थ्रेट जैसे कि ड्रोन, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल को एंगेज करना बहुत ही आसान होने की उम्मीद किया जा रहा है। कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करें तो ये स्टेबलाइज लॉन्चर सिस्टम नेवी के पास जो एग्जिस्टिंग इग्ला सीरीज के मिसाइल मौजूद है उनके साथ भी कॉम्पेटेबल होने वाला, और फ्यूचर में DRDO का जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि आगे चल के सर्विस में आने वाला है, उसके साथ भी सिस्टम इंटीग्रेट करने के लिए कॉम्पेटेबल होने वाला है। ये प्रोजेक्ट मेक 2 कैटेगरी के अंदर अभी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनी मेनली सारा काम करने वाला और गवर्नमेंट की तरफ से बस सपोर्ट को प्रोवाइड किया जाने वाला है। इसमें इंडियन नेवी, DRDO और हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ प्राइवेट डिफेंस कंपनी जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, L&T, टाटा एडवांस सिस्टम जैसे कंपनी इन्वॉल्व होने की उम्मीद किया जा रहा है। पहले से ही मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया, जिसमें 40 यूनिट को एक्वायर करने का प्लान किया गया है। मतलब शुरुआत में हमारे डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और कॉर्वेट जैसे वेसल में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, और आगे चल के इसकी एडिशनल ऑर्डर करने की भी उम्मीद किया जा रहा है।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।